हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड पे बनाई थी, उसके अंदर मैंने सेक्शन 72 तक डिस्कस किया था और हम अभी ले ऑफ रिट्रेंचमेंट वाला जो पोर्शन है वो करवा चुके थे। और आज मुझे ट्रांसफर और क्लोजर वाला एरिया कराना है उसी चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 9 के अंदर। और इसके बाद जो वीडियो बनेगी उसमें चैप्टर 10 में आपको कराऊंगा और जो स्पेशल प्रोविजन है ले ऑफ रिट्रेंचमेंट क्लोजर के वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आपका एक पार्ट वीडियो का मिल जाता है, एक पार्ट नहीं मिलता। तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है लेबर लॉस की प्लेलिस्ट का, सीआरपीसी की प्लेलिस्ट का, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता कंटेंट तो आप मेरे लोगो पे क्लिक करें, वहां पे राइट हैंड साइड में टॉप पे जाके प्लेलिस्ट का ऑप्शन है और प्लेलिस्ट आप वहां से चेक कर सकते हैं। देखिए सेक्शन 73 ये उन सिचुएशंस की बात करता है, कंपेंसेशन टू वर्कर, जहां पे ट्रांसफर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हुआ है कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें ऑनरशिप या मैनेजमेंट जो है वो ट्रांसफर हो गई है। तो अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट में ऑनरशिप या मैनेजमेंट ट्रांसफर हो जाती है और उस केस में जिन जिन वर्कर्स ने मिनिमम 1 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस दी है, 1 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस की डेफिनेशन सेक्शन 66 में लास्ट वीडियो में बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकते हैं आप। तो मिनिमम अगर 1 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस दी है ट्रांसफर होने से पहले, तो उन वर्कर्स को नोटिस मिलेगा और उन वर्कर्स को कंपेंसेशन मिलेगा अकॉर्डिंगली इन द सेक्शन 70। जो सेक्शन 70 के अंदर जो रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मिलता है, मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में इस बारे में बता रखा है कि सेक्शन 70 के अंदर कितना क्या क्या अमाउंट मिलेगा रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन का। तो वो जो रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मिलेगा तो वो अकॉर्डिंगली ट्रांसफर के केस में इन वर्कर्स को भी मिल जाएगा। मतलब कि अगर रिट्रेंच करेंगे तो भी पैसा मिल जाएगा, और अगर रिट्रेंच के अलावा ट्रांसफर हो जाता है, मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, तो भी मिल जाएगा। मगर कंपेंसेशन देने की जरूरत कब नहीं पड़ेगी, जरा उसको समझते हैं। नो नोटिस एंड कंपेंसेशन। अगर ट्रांसफर हो भी जाता है, चेंज ऑफ एम्प्लॉयर हो भी जाता है, मगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई भी कंपेंसेशन की जरूरत नहीं है। सबसे पहला, सर्विस ऑफ द वर्कर नॉट इंटरप्टेड। वर्कर जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था वो कर रहा है अभी भी, उसकी कोई वर्कर की सर्विस इंटरप्ट नहीं हुई है। दूसरा, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो लेस फेवरेबल नहीं है। याद रखना, अभी जो ट्रांसफर हो जाने के बाद जो उसकी नई टर्म्स एंड कंडीशन है वो पुरानी वाली से लेस फेवरेबल नहीं है, ज्यादा फेवरेबल हो सकती है, वैसी ही हो सकती है, मगर वो टर्म्स एंड कंडीशन जो उसकी कंडीशंस ऑफ सर्विस है वो अभी भी वैसी ही है। अगला, जो नया एम्प्लॉयर है वो लायबल है आपको रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन पे करने के लिए, पहली बात। और दूसरा कि ट्रांसफर के बाद जब आप एक नए एस्टैब्लिशमेंट में आएंगे तो आपकी कंटिन्यूअस सर्विस को ही कंसीडर किया जाएगा, आपकी सर्विस को इंटरप्टेड नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना, आपकी सर्विस किसी भी ट्रांसफर से इंटरप्ट नहीं हो रही। तो इन सिचुएशंस के केस के अंदर आपका जो नोटिस कॉम्पेंसेशन देने वाली बात है ट्रांसफर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में सेक्शन 73 में, वो अप्लाई नहीं होगी। तो ये वो सिचुएशंस मैंने आपको 3 बताई। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 74 विच टॉक्स अबाउट द क्लोजर, कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन बंद करने की ही बात आ गई तो वहां पे जब कोई भी अंडरटेकिंग, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट का क्लोजर होता है तो कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? तो 60 डेज नोटिस देना पड़ता है। जिस दिन आप बंद करना चाहते हैं उससे पहले 60 दिन तक, 60 दिन पहले ही आपको अपने वर्कर्स को इस बारे में इंफॉर्म करना पड़ेगा, इत्तला करना पड़ेगा कि हम अपने अंडरटेकिंग को बंद कर रहे हैं। देखिए सबसेक्शन 1, जो भी इंप्लॉयर अपना अंडरटेकिंग को क्लोजर करना चाहता है उसको 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। कहां से कैलकुलेट होगा ये? जहां से क्लोजर इफेक्टिव होगा उससे 60 दिन पहले ही उसे अपने वर्कर को बताना पड़ेगा, नोटिस में क्लियरली देना पड़ेगा, उसे 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हम किस पर्पस से ये चीज कर रहे हैं। और ये नोटिस आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी देंगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को आपने बताया और रीजन बताए कि आप किस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि कहां पे क्लोजर का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो जिन एस्टैब्लिशमेंट पे लेस देन 50 वर्कर
प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में किसी भी दिन काम करते थे, वहां पे 60 डेज का नोटिस ऑन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेस देन 50 वर्कर काम करते थे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के अंदर, जिस दिन आप क्लोज करना चाहते हैं वहां से पिछले 12 महीने आप चेक करिए, और 12 महीने में आपने चेक किया कि 50 वर्कर से कम ही काम कर रहे हैं किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो उस केस के अंदर आपको क्लोजर का नोटिस सर्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो कि बिल्डिंग्स बनाने का काम कर रही हैं, ब्रिजेस बनाने का काम कर रही हैं, डैम बनाने का काम कर रही हैं, कैनाल्स बनाने का काम कर रही हैं, जिनका जो पर्पस है वो इनफैक्ट एक पर्पस बेस्ड वो काम शुरू करते हैं और 2 साल तक काम किया, 3 साल तक काम किया, फिर वो अपना ऑर्गन अंडरटेकिंग होती है बंद कर देते हैं, क्योंकि बिल्डिंग बनानी थी बन गई भाई, खत्म बात। ब्रिजेस बनाने थे बन गए, डैम बनाना था बन गया, कैनाल बनाना था बन गया, खत्म। तो एक पर्पस बेस्ड एक अंडरटेकिंग है वो क्लोज हो जाती है, तो उस पर ये वाला जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होता। अब सवाल आता है कि सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 के अंदर जो मैंने आपको नोटिस वाली बात बोली, ये रिक्वायरमेंट कुछ केसेस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो चीज इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने से बचा सकती है कुछ एस्टैब्लिशमेंट को, जहां पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस आ जाए, जैसे कि डेथ हो जाए एम्प्लॉयर की, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाए कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज आ जाए और उसकी वजह से हमें क्लोजर करना पड़ रहा है अंडरटेकिंग का। तो जो सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 के अंदर जो नोटिस की रिक्वायरमेंट थी सबसेक्शन 1 में, उस रिक्वायरमेंट को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कह सकती है कि आपको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस विच हैज अराइजन इन द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट ड्यू टू विच द अंडरटेकिंग इज बीइंग क्लोज्ड। नाउ सेक्शन 75 देखिए, अगर आप एक बार एक एस्टैब्लिशमेंट को क्लोज कर देते हैं, अब यहां पे कंपेंसेशन की बात हो रही है, 60 डेज के नोटिस की बात मैंने 74 में कर दी, अब कंपेंसेशन देने की बात हो रही है। किसको कंपेंसेशन देना है? क्लोजर की वजह से कंपेंसेशन। तो आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्लोजर हो गया, आपके अंडरटेकिंग का क्लोजर हो गया, और जिस वर्कर ने मिनिमम 1 ईयर का कंटिन्यूअस सर्विस किया, कई बार इस चीज का ले ऑफ में, रिट्रेंचमेंट में, आपके क्लोजर में, ट्रांसफर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में, हर जगह मैं मिनिमम 1 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस का जिक्र कर रहा हूं। सेक्शन 66 के अंदर मैंने कंटिन्यूअस सर्विस को डिफाइन करवा रखा है और ये आपको बताया हुआ है कि उसकी क्या डिटेल में डेफिनेशन है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। मिनिमम 1 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस दे रखी है अगर आपने, तो क्लोजर से पहले आपको मिलेगा नोटिस, चलिए, और आपको मिलेगा कंपेंसेशन। ये कंपेंसेशन वैसे ही मिलेगा जैसे सेक्शन 70 में आपको रिट्रेंच करते वक्त, सेक्शन 70 एक्सप्लेन कर रखा मैंने लास्ट वीडियो में, सेक्शन 70 में आपको रिट्रेंच करते वक्त जिस तरीके से कंपेंसेशन मिलता है, दैट सेम कंपेंसेशन शैल बी गिवन टू यू इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 70, एंड दिस इज द केस ऑफ क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग। लेकिन यहां पे भी शर्त क्या रखी गई है? नोटिस भी मिलेगा आपको अंडरटेकिंग को बंद करने से पहले, और शर्त क्या है? मिनिमम 1 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ अगर मान लीजिए अंडरटेकिंग को हमें क्लोज करना पड़ गया, रीजन था अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर, तब उस केस में कितना कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा? तब मैक्सिमम एवरेज 3 मंथ्स का पे करना पड़ेगा। बस कब पे करना पड़ेगा? जब अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ गई और वो एम्प्लॉयर के कंट्रोल से बाहर था, जिसकी वजह से अंडरटेकिंग को क्लोज करना पड़ गया, तो उस केस में मैक्सिमम 3 मंथ्स का एवरेज पे करना पड़ेगा। अब यहां पे कुछ चीजें दे रखी हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको लॉ कहता है कि आप इनको अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस नहीं कहेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं वो सिचुएशंस आप बताने जा रहा हूं जिनको आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस था, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं था। एम्प्लॉयर ये कह के 3 महीने का वेजेस दे के बच नहीं सकता कि साहब ये तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस है, मेरे कंट्रोल से एकदम बाहर था। ये वो सिचुएशंस है जो कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस नहीं है, नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूं, नॉट अनअवॉइडेबल, जो मैं लिखवाने जा रहा हूं सर्कमस्टांसेस। सबसे पहला फाइनेंशियल लॉसेस,
बिजनेस का घाटा। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ अनडिस्पोज्ड स्टॉक्स, इसकी वजह से आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, आपको लॉसेज हो, आपने बिजनेस बंद कर दिया। क्या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस है? नहीं, वरना तो हर इंप्लॉयर इसका फायदा उठा के अपने वर्कर को 3 महीने की एवरेज पे देके भगा देगा। दूसरा, आपका माल बिक नहीं रहा था और जिसकी वजह से आपका जो अनडिस्पोज्ड स्टॉक था वो इकट्ठा होता गया, आपने उसकी वजह से अंडरटेकिंग को ही बंद कर दिया। तो क्या आप इस चीज को यूज कर सकते हैं अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस में? नो। अगला, आपकी लीज का पीरियड एक्सपायर हो गया, जिस जगह पे आप काम कर रहे थे आपने अंडरटेकिंग ही बंद कर दी, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस? नो। अगर आप माइनिंग ऑपरेशन में हैं, माइनिंग एरिया में काम करते हैं, तो उस एरिया के मिनरल्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, जिसके ऊपर आप माइनिंग कर रहे हैं ना, जैसे लेट सपोज आप आयरन ओर की माइनिंग कर रहे हैं, या फिर आप बॉक्साइट की माइनिंग कर रहे हैं, या माइका की माइनिंग कर रहे हैं, या कोल की माइनिंग कर रहे हैं, तो वहां पे उस सर्टेन एरिया में वो कोल ही एग्जॉस्ट हो गया, रिसोर्स ही खत्म हो गए, तो आपने अपनी माइनिंग ऑपरेशन बंद कर दी और आपने बोला साहब मेरे लिए तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस है, मैं इंप्लॉयर हूं, मेरे लिए तो बियॉन्ड द कंट्रोल था, तो क्या सरकार उसको मानेगी? नहीं, बोलेगी भाई साहब सेक्शन 75 के अंदर ये वो सिचुएशंस हैं जिनका ग्राउंड लेके अगर आप अपने अंडरटेकिंग को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर नहीं कहलाएगा। इट शैल नॉट बी डीम्ड एज अ सिचुएशन ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस। नाउ सबसेक्शन 2, लेट सपोज अंडरटेकिंग माइनिंग ऑपरेशंस में काम करती है और उसको बंद करना पड़ा मेयरली मिनरल के एग्जॉस्ट होने की वजह से। उसका जो क्लोजर हुआ है उसका रीजन है कि मिनरल एग्जॉस्ट हो गए, उस जगह के उस पर्टिकुलर एरिया के मिनरल्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और उस वजह से मुझे वहां के माइनिंग ऑपरेशंस को बंद करना पड़ रहा है। नो नोटिस एंड कंपेंसेशन इज रिक्वायर्ड इफ अब जरा वो सिचुएशन समझिए, मैं स्पेसिफिकली माइनिंग एरिया की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। माइनिंग एरिया में काम कर रहा था मैं, मेरा माइनिंग का काफी अच्छा काम चल रहा था और वो जो मिनरल्स थे जिनके ऊपर मैं माइनिंग कर रहा था वो मिनरल्स एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए उस एरिया से। अब लॉ तो सिंपल यही कहता है कि आपको नोटिस देना है और सेक्शन 70 के हिसाब से जो कंपेंसेशन होता है उस अकॉर्डिंग्स में आप कंपेंसेशन पे कर देंगे, सेक्शन 70 बता रखा मैंने। तो ये दो शर्तें हैं, लेकिन ये वो सिचुएशन है सबसेक्शन 2 में सेक्शन 75 के अंदर जो ये बताता है कि आपको नोटिस और कंपेंसेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कब नहीं है, उस सिचुएशन पे आते हैं। अब वो इफ वाले पे आते हैं। सबसे पहला, अगर इंप्लॉयर जो है माइनिंग ऑपरेशंस का वो अल्टरनेटिव इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको रिट्रेंचमेंट ले ऑफ वाले वक्त अल्टरनेटिव इंप्लॉयमेंट की बात करी थी। अगर अल्टरनेटिव इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है विद इन 20 किलोमीटर के रेडियस में, विद इन 20 किलोमीटर के रेडियस में जहां पे वो माइंस क्लोज हुई हैं उस जगह से विद इन 20 किलोमीटर के रेडियस में मैं आपको क्लोजर के बाद से ही, जैसे ही क्लोज हुआ वहां के बाद मैं आपको देने को राजी हूं, नौकरी अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देने को राजी हूं। इनफैक्ट आपको रेमुनरेशन जो मिलता था पहले उस माइनिंग के एरिया में, मैं आपको वो भी रेमुनरेशन देने को राजी हूं। जो पैसा आप पहले कमाते थे माइनिंग में जब आप काम कर रहे थे और माइनिंग ऑपरेशंस में थे, आपको जो का पैसा मिलता था मैं वो देने को राजी हूं। आपको विद इन 20 किलोमीटर के रेडियस में काम देने को राजी हूं। आप फिर भी मना कर देते हैं, आपने फिर भी रिफ्यूज कर दिया, तो उस केस में मुझे आपको कोई कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपकी उससे सर्विस इंटरप्ट नहीं हुई है। माइनिंग का काम तो बंद हुआ बट आपकी सर्विस इंटरप्ट नहीं हुई। क्या प्रॉब्लम है जब आपकी सर्विस इंटरप्ट नहीं हुई? तीसरा, जो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट में अगर आपको मैं निकालूंगा कल को तो मैं आपको रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन पे करूंगा। दूसरा, आपकी कंटिन्यूअस सर्विस ही काउंट होगी, आप चिंता मत करिए। आपका अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका वो कंटिन्यूअस सर्विस नहीं, आप दोबारा से काउंटिंग होगा, नहीं। आपका जो, अगर मान लीजिए पिछले 2 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं आपको
अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देता हूं, तो मैं दोबारा से फ्रेश से काउंटिंग आपके नंबर ऑफ ईयर्स की नहीं करूंगा, मैं 2 साल से मानूंगा कि अब 2 साल से मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है, अब आपने एक तरीके से दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन सिचुएशंस में नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये क्या है। और ये वाली बात माइनिंग ऑपरेशंस के रिगार्डिंग है, ध्यान रखना। और वहां पे जो माइनिंग का ऑपरेशन बंद हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मिनरल के एग्जॉस्ट होने की रीजन से हुआ है, ये चीज भी ध्यान रखना आप लोग। चलिए, अब मान लीजिए बिल्डिंग ब्रिजेस का काम है, बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस बनाने का काम है, कैनाल्स, ये सारी चीजें, इनको तो हमें, अगर हमने इनको विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट कर लिया तो कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। अगर हमने इसको विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट कर लिया तो कोई भी कंपेंसेशन नोटिस वगैरह की बात, हमें कोई भी कंपेंसेशन देने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने किसी सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए अंडरटेकिंग को शुरू किया था, बिल्डिंग बनानी थी, बिल्डिंग बन गई, डैम बनाना था, डैम बन गया, ब्रिज बनाना था, 2 साल में ब्रिज बन गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। मगर अगर 2 साल के बाद एक्सेस हो जाता है, 6 महीने तक तो चलेगा, 6 महीने के बाद अगर एक्सेस होता है तो हर उस वर्कर को जिसने अपनी कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब काम किया है उसको नोटिस मिलेगा और उसको कंपेंसेशन भी मिलेगा, ध्यान रखना। 2 साल तक तो हम कोई जरूरत नहीं है, अगर आप 2 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स कुछ भी होता है तो आपको नोटिस या कंपेंसेशन मिलेगा, अगर काम आपका 2 साल के बाद खिंचता है तो। सेक्शन 76, सेक्शन 76 सिंपल ये कहता है कि अगर स्टैंडिंग ऑर्डर में भी कोई प्रोविजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ये वाले चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इसके जो प्रोविजन है ये इफेक्ट में आएंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि अगर कोई मान लीजिए अवार्ड है, कोई एक्ट है, कोई रूल है जिसके अंदर वर्कर को मोर बेनिफिट मिल रहा है, रिट्रेंचमेंट या ले ऑफ के रिगार्डिंग स्टैंडिंग ऑर्डर में कुछ प्रोविजन है जिसमें वर्कर को मोर बेनिफिट मिल रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो उस मोर बेनिफिट के लिए इंटाइटल हो जाएगा वर्कर, सिंपल। अगला कि मान लीजिए अगर कोई स्टेट का लॉ है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई लॉ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सेटलमेंट का, तो उस लॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के प्रोविजन है वो तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। जो चैप्टर 9 में जो मैंने सारे प्रोविजन ले ऑफ रिट्रेंचमेंट आपको कराए हैं वो सारे इसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन होंगे। स्टेट में अगर कोई लॉ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लॉ अपनी जगह पे रहेगा। तो ये आपका जो चैप्टर 9 है सेक्शन 76 फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपकी चैप्टर 10 से स्टार्ट होगी, सेक्शन 77 से, जो कि आपका बात करता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ले ऑफ रिट्रेंचमेंट क्लोजर, उसके ऊपर बात करेंगे। सिमिलर प्रोविजंस ही हैं, कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स का फर्क है, नंबर ऑफ वर्कर्स का फर्क है, अदरवाइज इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू वेरी मच।